नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भाटी आश्रम पटवारी के शेड्यूल पेपर नंबर 14 की 17 जून को आयोजित हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा वंश सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन आपके सामने है। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उनमें से कौन सा वंश सम्मिलित नहीं था? और आप इसके साथ ही आप कमेंट करके बताइए कि इसमें अंतिम अर्थात अंत में जीत किस वंश की हुई थी। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो हुआ था गुर्जर प्रथिहार, राष्ट्रकूट व पाल, इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो ये करीब 300 साल तक चला था। तो इसके मध्य जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी, आप कमेंट करके बताइए। तो इसमें कौन सा वंश सम्मिलित नहीं था? परमार वंश है वो सम्मिलित नहीं था। हमारा आंसर हो जाएगा बी। राजशेखर किस शासक का दरबारी कवि था? राजशेखर है वो किस शासक का दरबारी कवि था? तो राजशेखर है वो महेंद्रपाल प्रथम का और महिपाल का दरबारी कवि था। महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि था राजशेखर। राजशेखर है वो महेंद्रपाल प्रथम का जो दरबारी साहित्यकार था। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की है। तो इसमें जो कर्पूर मंजरी है काव्य मीमांसा है, ये दो महत्वपूर्ण है और ये राजशेखर ने रचना की थी। महेंद्रपाल प्रथम के ये दरबारी थे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। तो देखिए, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो पद ग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, न कि राष्ट्रपति के। तो पहला कथन गलत हो गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देकर पद मुक्त होते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं जबकि शपथ राज्यपाल के समक्ष लेते हैं, अर्थात एक दूसरे के ये उल्टे हैं। राष्ट्रपति नीचे आएगा, राज्यपाल ऊपर आएगा। तो दोनों ही कथन इसमें गलत है। सत्य कथनों की चयन करना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा न तो 1 और न है 2। प्रश्न नंबर 4 है, उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती है? उत्प्रेषण रिट है वो इन 4 ऑप्शन में की अगर बात करें तो किसी भी जो अधिकारी या किसी भी न्यायालय के अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो उत्प्रेषण रिट होती है, अर्थात सी आंसर हो जाएगा ए, उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। यह रिट निर्णय देने के बाद जारी की जाती है, उत्प्रेषण रिट। खोल्स किसे कहते हैं? देखिए, खोल्स अगर बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलने वाले नालों को नहीं, दावोब में मिलने वाली उच्च भूमियों को खोल्स कहते हैं। दावोब जो दोआब है, दोआब में मिलने वाली उच्च भूमियों को कहते हैं। तो दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब कहते हैं। तो दोआब के बीच में जो मिलने वाली उच्च भूमि है उनको खोल्स कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 निम्न में से किस क्षेत्र में लागू होगा? देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो जो अनुसूचित 6 में जो कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे उन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में वो लागू हुए थे। अब उनमें से कौन किस क्षेत्र में लागू हुए, अर्थात सिक्किम है जिसमें ये लागू हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम। बाकी इन तीनों जो मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों में ये लागू नहीं हुआ था। अगर बात करें इसके नागरिकता संशोधन अधिनियम की, 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम तथा इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम में लागू नहीं होगा। तो कितने क्षेत्रों में लागू नहीं होगा? एक तो असम हो गया, दूसरा मणिपुर हो गया, तीसरा त्रिपुरा हो गया, चौथा मिजोरम हो गया। 4 स्टेट वो हो गए। फिर इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र हैं, एक मणिपुर हो गया, 5वां 6ठा हो गया नागालैंड, 7वां हो गया अरुणाचल प्रदेश और 8वां हो गया मिजोरम। जो मिजोरम दोनों जगह आ गया, मतलब अर्थात मिजोरम 6ठी अनुसूची में भी है और इनर लाइन परमिट क्षेत्र वालों में भी है। इसलिए अगर मिजोरम को निकाले तो 7 स्टेट में ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो 7 राज्य में लागू नहीं होता है। इसमें सिक्किम में यह लागू होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। 7 राज्य में लागू नहीं होता है।
शिशु के शरीर में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा होती है? अगर शिशु के शरीर की बात करें तो शिशु के शरीर में 75% है वो पानी की मात्रा होती है। राजस्थान में मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में मालखेत की अगर पहाड़ियों की बात करें तो वो सीकर जिले में स्थित है। हर्ष की पहाड़ियाँ में मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या नाल मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है? मारवाड़ व मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा या नाल कौन सा है इन चारों में से? तो वो झीलवा की नाल, जिसे पगलिया नाल भी कहते हैं। झीलवा का नाल का दूसरा नाम है क्या? पगलिया नाल। पगलिया नाल भी कहते हैं। ये मारवाड़ और मेवाड़ को आपस में जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन पहचानना है। लासाड़िया पठार उदयपुर में स्थित है, सत्य कथन है। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर किला स्थित है, ये भी सत्य है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, ये भी सत्य है। हर्ष की पहाड़ियाँ सिरोही जिले में नहीं है, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा असत्य कथन वो हो जाएगा डी। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित है, जहाँ पर जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 11 पे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री एवं संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, बिल्कुल सत्य कथन है। संगीत राज सूद प्रबंध की रचना महाराणा कुंभा ने स्वयं की थी, यह भी सत्य कथन है। सारंग व्यास महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे, यह भी सत्य कथन है। तो इसमें दे रखा है उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? असत्य नहीं है, इसका मतलब होता है कि कौन सा कथन सत्य है। असत्य नहीं का मतलब हुआ कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण कुंभा द्वारा नहीं करवाया गया? इन चारों में से किस दुर्ग का निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया था? तो कोसवर्धन दुर्ग है, इसका निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया था। बाकी कटारगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान दुर्ग, बसंती दुर्ग, ये सभी दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। एक कौशलगढ़ दुर्ग है, सॉरी कोसवर्धन दुर्ग है, उसका निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया था। कोसवर्धन दुर्ग है वो शेरगढ़ में स्थित है। इस दुर्ग को जो है वो 12 जिले में स्थित है। और कोसवर्धन दुर्ग को शेरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और ये परवन नदी के किनारे स्थित है। और इसे सांपों की शरण स्थली वाला दुर्ग भी कहते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? अगर गवर्नर सर इनकी बात करें तो भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय जो स्वशासन का है वो जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन जो संस्थाएं हैं उनके विकास के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया था। 1882 लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। रेगिस्तान के जल महल के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो रेगिस्तान के जल महल के नाम से अगर बात करें तो बाटांडू का कुआं बाड़मेर है, वो रेगिस्तान के जल महल के नाम से जाना जाता है। वीरात्रा माता का प्रसिद्ध मंदिर बाड़मेर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस जनजाति की कुल देवी है? वीरात्रा माता है तो वीरात्रा माता है भोपा जनजाति की कुल देवी। हमारा आंसर हो जाएगा सी, भोपा जनजाति। करेक्ट द स्पेलिंग। ट्यूबरकुलोसिस होता है टीबी, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो हमारे हो जाएगी सी, ट्यूबरक्लोसिस। SIS होगा, ना कि SYS। सी आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस। जैसे देखिए ट्यूबरक्लोसिस की ये सही स्पेलिंग होगी, इसका मतलब होता है सही रोग, टीबी। इसमें अगर करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा DZIMMER, जिमर। डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है फ्रेम जिसमें चलना सीखते हैं। जिमर का मतलब होता है फ्रेम, ऐसी फ्रेम जिसमें हम चलना सीखते हैं उसे जिमर कहते हैं। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा। यदि एक्यूज्ड शब्द की बात करें तो एक्यूज्ड का मतलब होता है अभियुक्त। हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में निम्न में से अशुद्ध शब्दों का विकल्प का चयन करना है। इसमें अशुद्ध शब्द का विकल्प कौन सा है? अंत्यसाक्ष्य, विषाद व षड्यंत्र, ये तीनों ही शुद्ध शब्द है। अहोरात्र, निःशेष, चक्रपाणी, ये भी शुद्ध शब्द है। मात्रहीन, मुनिजन और पक्षीराज, ये भी तीनों ही शुद्ध शब्द हैं। तो बचा ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर अशुद्ध शब्द की बात करें, शुद्ध शब्द की बात करें तो मरु में जो रू है ये गांठ वाला आएगा।
मरु उद्यान, ये ऐसा शब्द आएगा। लघु उत्तर की बात करें तो लघु में जो ऊ की मात्रा है तो ये बड़ी वाली आएगी। और इसमें कौशलता की बात करें तो कौशलता का शुद्ध शब्द हो गया कौशल होता है, न कि कौशलता। तो इसमें आएगा मरु उद्यान, लघु उत्तर और कौशल। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20, मानसिक योग्यता। रीजनिंग के प्रश्न है, इजी प्रश्न है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ABCDE में से एक परीक्षा में अलग अलग अंक पाए जाते हैं। बी ने सी और ई से अधिक, अर्थात बी ने सी और ई से अधिक अंक प्राप्त किया तथा डी से कम अंक प्राप्त किया। तो इसमें से सी के न्यूनतम अंक नहीं है, अर्थात न्यूनतम अंक ई के हो जाएंगे। किसे न्यूनतम अंक मिले, हमारा आंसर हो जाएगा ई। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आराम से कर सकते हैं। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आर दाएं से 5वां है, आर व डी के बीच में 10 विद्यार्थी हैं। तो पंक्ति में डी का स्थान कौन सा होगा, तो डी का स्थान हो जाएगा 25। 10 + 5 15, 40 - 15 25। दक्षिण अभिमुख 40 छात्रों की एक पंक्ति में टी एच के दाईं ओर 8वां है तथा जो दाईं ओर 10वां है, एच आर के बाईं ओर 14वां है। तो बाईं ओर आर का स्थान होगा। यह भी इजी प्रश्न है, 17 आंसर हो जाएंगे इसके। 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाता है और ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न को विशेष रूप से तैयार किया जाए। बाकी इसका आंसर हो जाएगा 2.50। अब देखिए प्रश्न नंबर 24 है, 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर 2 वर्ष और 4 माह का ज्ञात करें तो हम उसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे अगर 15 वर्ष, 2 वर्ष तो कंप्लीट है तो हम 15% और 15% 2 बार लिख सकते हैं। फिर 4 माह के लिए 15% जो 1/3 होता है उसका अगर बात करें तो ये 5%, अर्थात 2 बार 15% की दर से ब्याज और तीसरी बार है जो 4 माह का आ जाएगा, इसमें 5% हम ले लेंगे। इसके बाद में अब 8,000 का अगर 15% हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, फिर ये हो जाएगा फिर वापस 1200, और ये फिर 8,000 का अगर 5% के बारे में उसको अगर बात करें तो ये हो जाएगा 400। उसके बाद में फिर 1200 का 15% आराम से निकाल लेंगे, फिर 1200 का 5%, फिर इस 1200 का 5% निकाल के और सभी को आपस में आप ऐड कर देते हैं तो 3109 हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी अगर सीधा अगर आंसर बात करें इस तरीके से फॉर्मूले से तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। 3109 हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 25वां है, MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। देखिए अलाइनमेंट की अगर बात करें तो मुख्यतः तो अलाइनमेंट की 4 प्रकार के हम अलाइनमेंट पढ़ते हैं, जिसमें राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट एवं जस्टिफाई अलाइनमेंट होते हैं 4। और अगर इस तरीके से बात करें इसमें 4 ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, जिसमें टॉप और बॉटम अलाइनमेंट भी शामिल किए जाते हैं। इनमें से जो मुख्यतः प्रश्न पूछा जाता है वो इनके शॉर्टकट कीज के बारे में पूछा जाता है। जैसे Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट, CTRL, Ctrl+R राइट अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। Ctrl++ जो E होता है वो हो गया सेंट्रल अलाइनमेंट। इसके बाद में Ctrl+ जो J होता है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। इस तरीके से हम आराम से इसको, ये जो इसके शॉर्टकट की है वो तैयार करनी है, मुख्यतः वही पूछी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट शेड्यूल पेपर और जो बाकी शेड्यूल पेपर है वो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।